डीमोनेटाइजेशन देश का एक वैक्यूम क्लीनर है एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म देश की एक मॉडिफाइड बाइक है। सो आज की इस क्लास में इन दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को समझते हैं। सो वेलकम स्टूडेंट्स टू एआई एजुकेशन एट स्टडी विद अनस सर। सो आज की इस क्लास के अंदर हम समझने वाले हैं अपनी क्लास 12th बिजनेस स्टडी चैप्टर नंबर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट का पार्ट 2। और आज की इस क्लास के साथ इस कंप्लीट चैप्टर को हम फिनिश करने वाले हैं। पार्ट 1 के अंदर हमने इस कंप्लीट चैप्टर का फंडामेंटल कंप्लीट कर लिया था, बेस समझ लिया था और 50% इस चैप्टर को खत्म कर दिया था। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक भी अवेलेबल है, पार्ट 1 का लिंक भी अवेलेबल है, कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। अगर आपने इससे पहले वाले चैप्टर्स को स्टडी नहीं किया तो आई बटन में क्लासेस आपको देखने को मिलेंगी एंड एज वेल एज एंड स्क्रीन में भी आपको क्लासेस देखने को मिलेंगी। तो कहीं टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एआई एजुकेशन आपके साथ है हमेशा और हमेशा रहेगा और आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करता वो चलेगा। तो फटाफट से शुरू करते हैं अपनी क्लास को और समझते हैं सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड पॉइंट्स को एक ब्रीफ बेस्ट एंड शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। तो जैसा कि अभी आपने सुना मेरे मुंह से कि मैंने कहा कि डीमोनेटाइजेशन देश का एक वैक्यूम क्लीनर है, ये बिल्कुल सही बात है। डीमोनेटाइजेशन एक देश का वैक्यूम क्लीनर होता है जो कि ब्लैक मनी और करप्शन का सफाया करने में मदद करता है गवर्नमेंट की। इसके माध्यम से क्या होता है कि देश के अंदर कहीं भी जहां भी ब्लैक मनी इकट्ठा हो रहा होता है जो कि गवर्नमेंट के टैक्सेस पॉलिसीज को कम करता है, जहां कहीं भी देश के अंदर करप्शन इकट्ठी हो रही होती है, जहां देश की इकोनॉमिक ग्रोथ को वो कमजोर करता है, तो उन सभी चीजों का सफाया जो है वो डीमोनेटाइजेशन कर देता है। सर थोड़ा समझे नहीं, दोबारा समझाओ। देखो इसको एग्जांपल के माध्यम से समझो। आपने डेफिनेशन तो समझ ली कि इकोनॉमिक जो हमारी करप्शन होती है एंड ब्लैक मनी होती है उसका सफाया करने का काम कौन कर रहा है? डीमोनेटाइजेशन कर रहा है। अब इसका एग्जांपल जानते हैं। देखो जैसे मान लीजिए हम अपनी डेली बेस एक्टिविटीज में एंड ट्रांजैक्शंस में जिन पैसों का यूज कर रहे हैं, कल को अगर गवर्नमेंट ये कह दे कि ये पैसे अब किसी काम के नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है, चाहे आपके पास 1 लाख हो, 10 लाख हो, 50,000 हो या 50 रुपए क्यों ना हो, ये सब एक कागज का टुकड़ा है। अगर आप चाहते हो कि ये कागज का टुकड़ा ना बने और रद्दी ना बने तो आप बैंक जाओ और पैसे बदलवा लो, यानी कि नई करेंसी ले लो। तो गवर्नमेंट जो है वो नई करेंसी इशू करती है और पुरानी करेंसी को इनवैलिड घोषित कर देती है। इसी कॉन्सेप्ट को डीमोनेटाइजेशन कहा जाता है। इसका जो एम होता है वो ब्लैक मनी एंड करप्शन का सफाया होता है। इंडिया के अंदर ये 2016 के अंदर अप्लाई किया गया था, ये ध्यान रखना। और इसके पीछे हमारा भी एम ये था कि कर्ट द ब्लैक मनी एंड द करप्शन। अब ये भी ध्यान रखिएगा कि डीमोनेटाइजेशन का कॉन्सेप्ट एंड ये पॉलिसी हमेशा देश के लिए व देश के लोगों के लिए अच्छी नहीं होती। इसके दोनों इंपैक्ट होते हैं। इसके पास 2 इंपैक्ट होते हैं, पॉजिटिव बेसिस पर भी होता है एंड नेगेटिव बेसिस पर भी होता है। कैसे? देखो पॉजिटिव बेसिस की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले क्या होता है? इंक्रीज ट्रस्ट इन बैंक, यानी कि इसके माध्यम से क्या होता है कि हमारा भरोसा जो है वो बैंक की तरफ बढ़ जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट ने कहा कि आपके घर में जितना भी पैसा है, चाहे वो 10 लाख है, 50 लाख है, कुछ भी है, अगर आपने उसको बैंक में नहीं लेकर गए तो वो सब कूड़ा है, वो सब एक कूड़े के समान है, उसका कोई यूज नहीं होगा, आने वाले समय कोई ट्रांजैक्शन उससे लीड नहीं की जाएगी। और अगर आप चाहते हो कि वो कूड़ा ना बने तो आप बैंक में जाओ और फटाफट से उसको बदलवा लो। अब जिन लोगों के पैसे बैंक में ही थे तो उनको तो कहीं जाना नहीं पड़ा, वो जब कुछ समय बाद बैंक से पैसे निकलवाने के लिए गए अपने यूज के लिए तो उनको नए पैसे ही मिले। तो इससे क्या हुआ? देश के नागरिकों का जो बैंक्स के ऊपर ट्रस्ट बढ़ा, यानी कि उन्होंने कहा कि भाई घर में कम से कम पैसा रखो और बैंक में ज्यादा से ज्यादा पैसा रखो। और बैंक में जब ज्यादा से ज्यादा पैसा रखेंगे तो अगर ऐसी कोई भी पॉलिसी आती है तो उसमें हमारे पैसे, हमारा जो मनी है वो सेफ रहेगी। और अल्टीमेटली इसके पीछे क्या होता है? बैंक का फायदा होता है। और जब बैंक का फायदा होता है तो अल्टीमेटली देश की ग्रोथ डेवलप्ड होती है, क्योंकि जब बैंक के पास ज्यादा से ज्यादा पैसा होगा तो वो कैश रिजर्व रेशियो को मेंटेन करके आगे फर्दर लोन देगा। जब वो आगे फर्दर लोन देगा तो जिनको वो लोन देगा वो उसको इंटरेस्ट पे करेंगे, और जब वो इंटरेस्ट पे करेंगे तो इसी तरीके से पूरी इकोनॉमी के अंदर जो मनी फ्लो है वो बना रहेगा। ठीक है, तो ये हमारी ग्रोथ को जो है वो लीड करता है। इसके बाद डिजिटल ट्रांजैक्शंस इंक्रीज इंस्टेड ऑफ कैश, और जब हमारा बैंक की तरफ भरोसा बढ़ जाएगा तो हम डिजिटल ट्रांजैक्शंस को भी एक तरीके से अहमियत देंगे और कैश को थोड़ा कम करेंगे, क्योंकि जब हमारे पास कैश ही नहीं होगा तो हम उसकी ट्रांजैक्शन भी नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली बैंक टू बैंक ट्रांसफर करेंगे अपने पैसे को, राइट। इसके बाद रिड्यूस ब्लैक मनी इन द इकोनॉमी, ये आप ध्यान रखना, आप लिख सकते हो इन द इकोनॉमी, ठीक है, थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक है। तो देखो रिड्यूस ब्लैक मनी इन द इकोनॉमी, ब्लैक मनी इसको कहते हैं जो आपके घर में कैश होता है और जिनके ऊपर गवर्नमेंट की नजर नहीं है और आप टैक्स देने से बच रहे हो, वो आपका ब्लैक मनी है। तो अल्टीमेटली इससे क्या होता है कि जब आप बैंकों पे भरोसा करने लग जाओगे, डिजिटल ट्रांजैक्शंस लीड करोगे इंस्टेड ऑफ कैश, तो उसमें आपके छोड़ो पूरे देश के अंदर जहां कहीं भी ब्लैक मनी होगी उसका सफाया होगा और बहुत कम लेवल पर वो चली जाएगी। इससे क्या होगा? इंक्रीज इनकम ऑफ गवर्नमेंट, और जब रिड्यूस हो जाएगी ब्लैक मनी तो इनकम जो है वो गवर्नमेंट की इंक्रीज होगी। वो क्यों होगी? क्योंकि सारी ट्रांजैक्शन डिजिटल बेसिस पर लीड होंगी, और जब डिजिटल बेसिस पे सारी ट्रांजैक्शंस को लीड किया जाएगा तो उसके माध्यम से गवर्नमेंट का पूरी तरीके से अकाउंटेबिलिटी बनी रहेगी, किस पर कहां पर कितना पैसा है, ये आप ध्यान रखना। ठीक है, तो यहां से जो है वो इनकम जो है गवर्नमेंट की इंक्रीज होगी। जब अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी तो अकाउंटेबिलिटी के साथ गवर्नमेंट कहेगी भाई हमारे पास तो इतना टैक्स आना चाहिए तो इतना ही आना चाहिएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है? सारे पॉजिटिव इंपैक्ट है। अगर हम बात करें डीमोनेटाइजेशन के नेगेटिव इंपैक्ट्स की तो देखो ये है कुछ
दो आते हैं। पहला आता है कैश शॉर्टेज। भाई सडनली जो है वो गवर्नमेंट ये अनाउंस कर देती है कि आपके देश के अंदर जितनी भी करेंसी चल रही है वह करेंसी सारी के सारे इनवैलिड है, अब जो नई करेंसी इशू की जाएगी आप उसी पे ट्रांजेक्शन्स को लीड कर सकते हो। तो सम टाइम के लिए किसी भी कंट्री के अंदर जब ये कॉन्सेप्ट अप्लाई किया जाता है, ये पॉलिसी अप्लाई की जाती है, तो पूरे देश में कैश की शॉर्टेज पड़ जाती है। लोग इधर से उधर भागने लग जाते हैं अपने पैसे को बदलवाने के लिए, कारोबार ठप पड़ जाते हैं, शेयर्स गिर जाते हैं, बहुत चीज़ें खराब हो जाती हैं। और यही कारण है कि कुछ समय के लिए जो है वो इकोनॉमी स्लो डाउन हो जाती है। तो हमारे देश के लोगों के लिए आप समझ लीजिए 2016 का जो वक्त था वो बहुत खतरनाक वक्त था। आप लोगों ने न्यूज़ चैनल पे भी देखा होगा कि बैंक के अंदर या बैंक के लिए पैसे बदलवाने में लंबी लंबी लाइनें लगती थी, वो भी रातों रात से। लोग बाग रात रात को आकर बैठ जाया करते थे बैंक्स में ताकि ट्रांजेक्शन्स को लीड करने के लिए वो अपने पैसे को बदलवा सकें, और बहुत लंबी लाइनें लग जाया करती थी। इससे कई सारे लोगों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा था। और जब सभी लोग इसी परेशानी में उलझ गए थे तो वो और फर्दर ट्रांजेक्शन नहीं कर पा रहे थे, बिजनेस अच्छे से मेंटेन नहीं हो पा रहे थे, और यही वजह थी कि इकोनॉमी थोड़े दिनों के लिए स्लो डाउन हो जाती है। ये सभी देशों का हिसाब होता है। तो ये हमारे पास नेगेटिव इंपैक्ट आया। अब हम समझते हैं कि इकोनॉमिक रिफॉर्म क्या है। देखो, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कैन इंक्लूड द मॉडिफिकेशन टू टैक्स पॉलिसी। अभी मैंने आपको बताऊं, क्लास की स्टार्टिंग में आपसे क्या कहा था कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एक मॉडिफाइड बाइक है किसी भी देश की। अब ये मैंने क्यों कहा, यानी कि पहले तो मान लीजिए आपके पास ओल्ड बाइक है ना, अब वो ओल्ड बाइक की ओल्ड स्पीड है, वो उसी हिसाब से चल रही है, परंतु वो चल रही है। परंतु जब आप नई बाइक परचेस करके लाए, उसको मॉडिफाई किया, या फिर जो आपके पास है आपने उसी को मॉडिफाई किया, तो उसके माध्यम से उसकी रेस इंक्रीज होगी और आप जिस स्पीड के साथ पहले चल रहे थे उससे कहीं गुना ज्यादा स्पीड के साथ फिर दोबारा चल पाओगे, अगर आपने अपनी बाइक को मॉडिफाई करवा रखा होगा। तो ऐसे ही ये जो हमारी इकोनॉमी है, ये पुराने तौर तरीकों से जो चल रही है, इसको मॉडिफाई करवाना है ताकि जिस स्पीड से हम चल रहे हैं उससे दुगनी स्पीड के साथ हम ग्रोथ अचीव कर पाए। तो यही इकोनॉमिक रिफॉर्म आपको सिखाती है। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कैन इंक्लूड द मॉडिफिकेशन टू टैक्स पॉलिसीज, ट्रेड रेगुलेशन एंड फाइनेंशियल सिस्टम एंड द लेबर मार्केट। यानी कि टैक्स पॉलिसीज हो गई, लेबर मार्केट हो गई, फाइनेंशियल सिस्टम हो गई, जो भी गवर्नमेंट इंपोर्ट एक्सपोर्ट करती है, टीडीएस है, टीसीएस है, इन सभी पर जो पॉलिसीज अप्लाई की जाती हैं वो बहुत ही मॉडिफिकेशन के साथ, एक साइंटिफिक स्टडी के साथ की जाती हैं, जिसके माध्यम से हम एक सिस्टमेटिकली अपनी ग्रोथ को अचीव कर पाए। आई बात समझ में? और ये सिर्फ और सिर्फ हमारे भारत देश की बात नहीं है, हर देश में अप्लाई किया जाता है। जैसे मैं आपको उदाहरण के लिए कुछ बताता हूं कि सबसे पहले हम बात करें अपने भारत की, तो इंडिया के अंदर जो इकोनॉमिक रिफॉर्म अपनाई जाती है वो अपनाई जाती है 1991 के अंदर, जिसको हम एलपीजी के नाम से जानते हैं, और इन्हीं को अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। और अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान ने जो इकोनॉमी रिफॉर्म अपनाई थी वो अपनाई थी आपकी 1980 के अंदर। और इसका जो पाकिस्तानी इकोनॉमिक रिफॉर्म थी, इसके पीछे का जो उद्देश्य था वो ये था कि पूंजीवाद को बढ़ावा देना, यानी प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा देना, बिजनेस को बढ़ावा देना, और हर वो फंडामेंटल एक्टिविटी पर ध्यान रखना जो देश की ग्रोथ को मेंटेन कर सकती है, और हर उस टैक्स पॉलिसी और जितनी भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको डिक्रीज करना जो देश के हित में और देश के नागरिकों के लिए खराब है या हमारी ग्रोथ को अचीव करने से रोक सकती है। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म जो पाकिस्तान की थी वो 1980 में ये थी। अगर हम बात करें चाइना की, तो चाइना ने जो इकोनॉमिक रिफॉर्म निकाली थी वो आपकी निकाली थी 1998 के अंदर, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। और इनका भी लगभग मेन उद्देश्य यही था कि बिजनेस को आगे बढ़ाना है, बिजनेस को मॉडिफाई करना है, टैक्स पॉलिसी को चेंज करना है, फाइनेंशियल सिस्टम को चेंज करना है, जिससे जो ट्रांजेक्शन्स हैं उनको फ्लक्चुएट होने में उनको ट्रांजेक्शन्स को लीड करने में कोई दिक्कत ना है, और जितनी भी फ्लक्चुएशंस आती हैं उनको डिक्रीज किया जाए। तो ये रिफॉर्म्स है, ये बेटा सभी देश अप्लाई करते हैं। परंतु हम बात करेंगे अपने भारत की। भारत में 1991 के अंदर सरदार मनमोहन सिंह के माध्यम से यह इकोनॉमिक रिफॉर्म अपनाई गई थी। और ये जब का समय है बेटा, जब हमारा बहुत बुरा समय चल रहा था, खराब समय चल रहा था। ये कहते हैं ना कि एक अच्छा समय आता है, एक बुरा समय आता है, तो हमारे देश का उस समय बुरा समय चल रहा था। हमारे पास पैसों की बहुत ज्यादा शॉर्टेज थी, हमारे पास पैसों की कमी थी, हम ट्रांजेक्शन्स लीड नहीं कर पा रहे थे पैसे ना होने के कारण, और देश के अंदर बहुत सारी अनेक परेशानियों का सामना देश को व देश के नागरिकों को व सरकारों को सबको देखना पड़ रहा था। इसी चीज को ध्यान में रख के जो हमारे इकोनॉमिस्ट थे, यानी कि सरदार मनमोहन सिंह, उन्होंने 1991 के अंदर सुझाव दिया। 1991 के अंदर उन्होंने कहा कि क्यों ना अपनी इकोनॉमी को थोड़ा मॉडिफाई किया जाए। तो इन्होंने एलपीजी नाम से, न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म यानी एनईपी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के नाम से भी इसको हम जानते हैं, आप ध्यान रखिएगा। एनईपी के नाम से एक नई पॉलिसी बनाई जिसको हम एलपीजी यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। अब ये क्या होता है इनको समझते हैं स्टूडेंट्स। हम बात करते हैं लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन कॉन्सेप्ट की। और इन कॉन्सेप्ट को पढ़ाने से पहले मैं आपको एक क्योटो बताता हूं कि ये वह रस्सी है, ये वह रस्सी है जिसकी माध्यम से सन 1991 के अंदर हमारी डूबती हुई इकोनॉमी ने
एक चट्टान का टुकड़ा पकड़कर ग्रोथ अचीव करी थी, और आज के इस समय में हम कंप्लीटली बेसिस पर इन्हीं पॉलिसीज पर काम कर रहे हैं। यानी कि ये हमारे बुरे वक्त की रस्सी है जिसने हमें बुरे वक्त से निकालकर एक अच्छे वक्त में लाने की कोशिश की थी, और इस कोशिश में वह सफल भी रही थी। अब ये क्या है इनको समझो। देखो बेटा, कहने को तो हम जो है हमारी इकोनॉमी मिक्स्ड इकोनॉमी थी, यानी कि हमारी इकोनॉमी के अंदर गवर्नमेंट कंपनीज की भी जगह थी और हमारी इकोनॉमी के अंदर प्राइवेट कंपनी की भी जगह थी। परंतु मैं आपको बताऊं कि बात को कहने में और उस काम को करने में बहुत बड़ा फर्क होता है। तो ये बात हमने कह दी थी कि हमारी इकोनॉमी जो है ना तो कंप्लीटली प्राइवेटाइजेशन वाली है, ना तो कंप्लीटली सोशलिज्म वाली है। हमारी इकोनॉमी सोशलिज्म एंड प्राइवेटाइजेशन का मिक्स है, जिसको एक नया नाम दिया गया मिक्स्ड इकोनॉमी। तो ये मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर सभी के लिए जगह थी, परंतु ये ध्यान रखना कि प्राइवेटाइजेशन के लिए यानी प्राइवेट कंपनीज के लिए, प्राइवेट बिजनेस के लिए, बिजनेस एक्टिविटीज को लीड करने के लिए बहुत 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 लंबा प्रोसेस था, बहुत लंबा प्रोसेस था, जिसमें ट्रांजेक्शंस को लीड करने में समझ लीजिए अगर किसी व्यक्ति ने यह सपना देखा है कि मैं व्यापार करूंगा और कुछ नया इन्वेंट उसने किया है और उस इन्वेंट के माध्यम से उसने सोचा कि मैं व्यापार करूं और मैं आगे बढ़ूं, अपने देश को आगे बढ़ाऊं, तो उसका ना इतना लंबा प्रोसेस हुआ करता था, रजिस्ट्रेशन का, लाइसेंस का, ऑथोरिटी का, रिस्पॉन्सिबिलिटी का, टैक्स पॉलिसीज का, फाइनेंशियल सिस्टम का, प्रेजेंटेशन का, अकाउंटेबिलिटी का, इतना लंबा प्रोसेस होता था कि वो बंदा सपना देख तो लेता था परंतु उसको पूरा करने की हिम्मत नहीं रखता था। इतना लेंथी प्रोसेस होता था, और अगर कोई व्यक्ति एक दो स्टेप यानी कि एक दो सीढ़ी चढ़ भी जाए तो वहां पे बैठे अधिकारी उनसे बड़े बिजनेसमैन तक ये खबर पहुंचा दिया करते थे कि एक बिजनेस लेकर हमारे पास एक बंदा आया है जो लाइसेंस मांग रहा है, ये उसकी इन्वेंशन है और वो ये काम करना चाहता है। तो ऊपर जो बड़े व्यापारी होते थे वो कॉल कर दिया करते थे कि भाई इस बंदे को लाइसेंस नहीं मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर वो बंदा आएगा या कोई भी अनदर बिजनेसमैन आएगा तो वो मार्केट के अंदर कंपटीशन पैदा करेगा, और जब कंपटीशन पैदा करेगा तो हो सकता है कि हमारा बिजनेस डूब जाए। तो इन सब कारणों की वजह से क्या होता था कि जो व्यापारी थोड़े बहुत हिम्मत करते भी थे कि हम आगे बढ़े, लाइसेंस पॉलिसी को कंप्लीट करें, अपना बिजनेस रन करें, तो वह बड़े व्यापारी उनको वो भी नहीं करने दिया करते थे, क्योंकि फर्दर प्रोसेस वैसे ही लेंथी था और उनके कहने पर वो और लेंथी कर दिया करते थे। जैसे कि आप लोग जानते हो, अगर आप किसी बैंक में जा रहे हो, खासकर एसबीआई में, तो वहां पे एक छोटे से काम के लिए आपको बहुत लंबी लाइन लगानी पड़ती है, बहुत लेंथी प्रोसेस होता है और टाइम टाइम पे तो लंच टाइम हो जाता है उन लोगों का। तो इसी चीज को ध्यान रखो कि हमारे देश की जो इकोनॉमी है ना, वो भी उस समय कुछ ऐसी थी कि अगर कोई बंदा व्यापार करना चाहता था तो व्यापार करने के लिए उसे बहुत 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 लंबा रास्ता तय करना पड़ता था, और वो रास्ता और लंबा जब हो जाया करता था जब वो व्यक्ति ये ठान लेता था कि मैं इस रास्ते को कंप्लीट करके बिजनेस करूंगा, और ये खबर आगे बड़े व्यापारियों तक पहुंच जाया करती थी और वो व्यापारी उनको आदेश दे दिया करते थे अधिकारियों को कि ये काम नहीं होना चाहिए, तो वो होता ही नहीं था। तो ये वजह थी, और इसकी वजह से क्या हो रहा था, हमारी इकोनॉमी ग्रोथ नहीं कर पा रही थी, क्योंकि गवर्नमेंट इकोनॉमी, गवर्नमेंट कंपनी का जो काम होता है वो सोशल वेलफेयर का होता है, और सोशल वेलफेयर में प्रॉफिट नहीं होता, एक्सपेंस होता है। और बट प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो उनका जो काम करने का मोटिव होता है वो प्रॉफिट मोटिव होता है, ना कि सोशल वेलफेयर कंप्लीट करना। प्रॉफिट मोटिव के बाद वो सोसाइटी में ध्यान देते हैं, परंतु उनका जो प्राथमिकता होती है, जो प्राइमरी फंक्शंस होता है वो प्रॉफिट अर्न करना ही होता है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए क्या हुआ कि लिबरलाइजेशन कॉन्सेप्ट लाया गया। इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से गवर्नमेंट का जो इंटरवेंशन था इसको जो है वो कम किया गया। साथ ही साथ जितने भी ट्रांजैक्शंस को, बिजनेस को ओपन करने में जितने भी टैरिफ थे, क्वार्ट्स थे एंड अनदर बैरियर्स थे, उन सबको एलिमिनेट कर दिया गया, यानी कि रिड्यूसिंग द एलिमिनेटिंग टैरिफ, क्वार्ट्स एंड द अदर ट्रेड बैरियर्स एंड द प्रमोटिंग टू इंडिविजुअल फ्रीडम विद राइट्स एंड द सोशल जस्टिस। इन सभी बैरियर्स को खत्म करके, टैरिफ को खत्म करके, टैक्स पॉलिसीज को खत्म करके, रजिस्ट्रेशन पॉलिसीज को खत्म करके कुछ सिंपल स्पेसिफिक रजिस्ट्रेशन पॉलिसीज रखी गई, कुछ राइट्स रखे गए, सोशल जस्टिस का प्रावधान दिया गया, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जैसे कुछ प्रावधान निकाले गए। आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, इंडियन लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008, कंपनी एक्ट, तो ये सब चीजें एक्ट निकाले गए जिसके अंदर आप सिंपली अपना कारोबार रजिस्टर करवा के अपने कारोबार को रन कर सकते हो, जिसमें आप गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी में भी रहोगे और कोई लेंथी प्रोसेस भी नहीं होगा। तो इससे क्या हुआ कि भाई हमारे जो बिजनेस था उसको थोड़ा बढ़ावा दिया गया। तो लिबरलाइजेशन ने हर वो सीढ़ी को कम कर दिया, हर उस रास्ते को कम कर दिया जो बिजनेसमैन की तरक्की के बीच में आ रही थी, जो एक अच्छी इन्वेंशन के बीच में आ रही थी, जो देश की तरक्की के बीच में आ रही थी, उन सभी रास्तों को कम कर दिया गया, उन सभी बाधाओं को खत्म कर दिया गया इस लिबरलाइजेशन पॉलिसी के माध्यम से, जहां पर इसी 1991 के अंदर हमारे बिजनेस ने खुलकर सांस ली थी। ये ध्यान रखना, इससे पहले भी सांस ले रहा था, जीवित था, परंतु वो घुट घुट के जी रहा था। अब यहां से क्या हुआ कि लिबरलाइजेशन पॉलिसी के माध्यम से, प्राइवेटाइजेशन पॉलिसी
के माध्यम से, ग्लोबलाइजेशन पॉलिसीज के माध्यम से हमारे बिजनेस ने खुलकर इस देश के अंदर सांस ली थी, आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद आता है प्राइवेटाइजेशन का कॉन्सेप्ट, यानी कि अगर भाई कोई बंदा नया बिजनेस रन कर रहा है तो वो एक अलग बात है, उसके लिए हमने प्रावधान निकाल दिया लिबरलाइजेशन का। परंतु हमारी बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो अभी लॉस मेकिंग है, उनके माध्यम से हम सोशल वेलफेयर भी कंप्लीट नहीं कर पा रहे। तो हमें जरूरत यह है कि हम प्राइवेट लोगों को या तो उसमें पार्टनर करें या उन कंपनियों को बेच दें, जिसके माध्यम से वो प्रॉफिट मोटिव के द्वारा काम करेंगे और उस प्रॉफिट मोटिव के द्वारा हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ होगी। तो ये कॉन्सेप्ट अप्लाई किया गया था प्राइवेटाइजेशन के अंदर। मतलब प्राइवेटाइजेशन मींस टू ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ गवर्नमेंट टू द प्राइवेट, यानी कि गवर्नमेंट कंपनी क्या बोलते हैं, लगभग पब्लिक कंपनी के नाम से जानते हैं। तो पब्लिक कंपनी से प्राइवेट कंपनी के बीच में आने तक के सफर को प्राइवेटाइजेशन कॉन्सेप्ट कहते हैं। जैसे कि पहले लगभग एयर इंडिया जो था वो एक गवर्नमेंट कंपनी थी, अब जो है वो एक प्राइवेट कंपनी बन चुकी है। तो ये एक बहुत बड़ा एग्जांपल है प्राइवेटाइजेशन का। तो यहां से प्राइवेटाइजेशन को लीड किया गया, और ये भी ध्यान रखना कि ये जो प्राइवेटाइजेशन को लीड किया था ये धीरे धीरे किया था। अगर हम ये काम तेजी में कर देते तो हो सकता है कि हमारा हाल भी कैसा होता, हमारा हाल कैसा होता, सोवियत संघ जैसा होता है ना। आपने पढ़ा होगा, देखा होगा, सुना होगा पॉलिटिकल साइंस के अंदर, सोवियत संघ ने भी क्या किया था, एकदम अपनी पॉलिसी को खोल दिया था। मतलब सोशलिज्म से वो एकदम किस पे आ गए थे, प्राइवेटाइजेशन पे आ गए थे। और इसी प्राइवेटाइजेशन पे आने की वजह से दुनिया की सबसे बड़ी गैराज सेल सोवियत संघ के अंदर लग गई थी, मतलब सोवियत यूनियन के अंदर लग गई थी दुनिया की सबसे बड़ी सेल। उसके अंदर बड़े बड़े व्यापारों को, उद्योगों को औने पौने दामों में बेच दिया गया था। जो करोड़ों अरबों की चीजें वो लाखों में बेच दी गई थी। ये गैराज सेल लगी थी पूरी दुनिया की सबसे बड़ी, और ये लगी थी धोखे की वजह से। यानी कि सोशलिज्म से प्राइवेटाइजेशन के आने की कारण, यानी जल्दी से अपनी अर्थव्यवस्था को ठीक करने के कारण ये काम जल्दी जल्दी अप्लाई कर दिया, और बदले में क्या हुआ कि पूरी जो इकोनॉमी थी वो डूब बैठी। पूरी शॉक थेरेपी, ये शॉक थेरेपी प्रोसेस कहते हैं इसको, और पूरी शॉक थेरेपी प्रोसेस के माध्यम से जितनी भी इकोनॉमी ने इसमें पार्टिसिपेट किया था वो सब तहस नहस हो गई। तो हमारी गवर्नमेंट ने ये भी खास ध्यान रखा कि भाई धीरे धीरे काम करना है, तेजी में नहीं करना। और इसी चीज को ध्यान में रखे प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस को रन करने के लिए दो प्रोसेस जो है वो निकाल दिए। पहला आता है डिसइन्वेस्टमेंट, दूसरा आता है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब यह है कि बाय द सेलिंग ऑफ सम पार्ट टू द इक्विटी, यहां लिख दीजिएगा सम पार्ट, यहां लिखना ठीक है, सम पार्ट टू द इक्विटी, यानी कि तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। दिस प्रोसेस इज नोन एज अ डिसइन्वेस्टमेंट, और इसी प्रोसेस को जो है वो डिसइन्वेस्टमेंट के नाम से जाना गया, जिसमें सम पार्ट ऑफ इक्विटी को प्राइवेट लोगों के हाथों बेच दिया गया। ठीक है, फिर आता है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, यानी कंप्लीटली बेसिस पर जब ओनरशिप बेच दी जाती है, जैसे कि एयर इंडिया में, तो इसको हम ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप का कॉन्सेप्ट कहते हैं। जैसे कि आपने डेफिनेशन अभी प्राइवेटाइजेशन की देखी ना, सेम डेफिनेशन इसकी भी है कि प्राइवेटाइजेशन मींस इज ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ गवर्नमेंट टू द प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके माध्यम से जो बने बनाए व्यापार थे उन व्यापारों को भी थोड़ा थोड़ा निजी हाथों में छोड़ा गया, जिससे उनकी कुछ गाइडेंस की वजह से, उनके माध्यम से हम कुछ ग्रोथ कर पाए, और हमारी जो ये लॉस मेकिंग कंपनीज हैं ये भी प्रॉफिट को अचीव कर पाए। और ये खास ध्यान रखना कि गवर्नमेंट ने ये सारे काम तो किए, लिबरलाइजेशन भी किया, प्राइवेटाइजेशन भी किया, परंतु बहुत सारे बिजनेस में से कुछ बिजनेस को रिस्ट्रिक्टेड भी किया, और वो उसको ऐसा प्रावधान बनाया कि इस बिजनेस को कोई भी जो प्राइवेट कंपनी है वो नहीं कर सकती। जैसे कि रेलवे का बिजनेस, ये जितनी भी ट्रेनें चलती हैं वो सब सरकारी अंडर में चलती हैं। कोई अगर प्राइवेट कंपनी चाहे कि मैं अपनी ट्रेन बनाऊं, अपना रेलवे स्टेशन बनाऊं, अपनी रेल चलवाऊं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। यानी कि मुकेश अंबानी ने भी कई बार चाहा कि मेरे रेल चले पूरे भारत के अंदर, परंतु ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो पाया, क्योंकि गवर्नमेंट के माध्यम से भी छोड़ो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से अगर आप देखोगे तो कुछ बिजनेस ऐसे हैं जो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग होने चाहिए, जिसके ऊपर सिर्फ सरकारी कब्जा होना चाहिए, क्योंकि सरकार है जो सोशल वेलफेयर के लिए काम करती है। प्राइवेट लोग कितना ही कह लें सोशल वेलफेयर, बट वो नहीं होता, कहीं ना कहीं पैसा छुपा होता है उसमें, कहीं ना कहीं उनके मोटे में पैसा होता है। तो इसीलिए ये जो आपकी रेल है इन सब पर सरकारी अधिकार है। ये जो आपके बम वगैरह बन जाते हैं, जो वेपन्स होते हैं, बम होते हैं, जितने भी चीजें हैं जो सिक्योरिटी पर्पज से यूज की जाती है, वो सब उस पर जो है वो गवर्नमेंट कंट्रोल होता है। और ये जो अल्कोहल वगैरह होता है, जैसे शराब हो गया, केमिकल हो गया, और भी डीजल चीजें, इन सब चीजों पर जो है वो कंप्लीटली बेसिस पर गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है। अगर कोई प्राइवेट कंपनी चाहे तो वह चाह कर भी, चाहे वो कितना ही बड़ा बिजनेसमैन हो, कितना ही बड़ा कुछ हो, परंतु वो चाह कर भी उस व्यापार को नहीं कर सकता, क्योंकि वो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग आता है। परंतु यहां डिसइन्वेस्टमेंट के अंदर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के माध्यम से कुछ पार्ट बेच दिया जाता है अनदर बिजनेस का, उस बिजनेस का नहीं, अनदर बिजनेस का। राइट, अब हम जानते हैं ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है। ग्लोबलाइजेशन क्या रेफर करता है, तो ग्लोबलाइजेशन रेफर करता है कनेक्शन टू द वर्ल्ड इकोनॉमी। यानी ग्लोबलाइजेशन स्टेप के माध्यम से हमने अपनी इकोनॉमी को खोला और अपनी इकोनॉमी को कनेक्शन प्रोवाइड किए इन द ग्लोबल इकोनॉमी से, यानी कि आपके जो कनेक्शंस हैं वो ग्लोबल इकोनॉमी से जुड़ सके। ये ग्लोबलाइजेशन का इंपॉर्टेंस व मोटिव था। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि इस ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी के पीछे ना बहुत सारे लोग तो इसके खिलाफ हैं और बहुत सारे लोग इसके साथ में हैं।
क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसका मोटिव ये था कि ग्लोबलाइजेशन के माध्यम से हम अपनी इकोनॉमी, अपने कल्चर, अपनी ट्रेड ट्रांजेक्शंस और अपने व्यवहार को इन ट्रांजेक्शंस के माध्यम से दूसरे देशों तक पहुंचा पाए और दूसरे देशों के कल्चर व एक तरीके सोसाइटी को अपने अंदर एड ऑन कर पाए। तो आज अगर आप देखोगे तो हम सब भारतीय जितने भी हैं, हम सब ने बाहर की इकोनॉमी की चीजों को अपना रखा है। जैसे कि आप खाने पीने की चीजों को देखोगे तो दिल्ली के अंदर हर तरीके की चीजें मिलती हैं, मोमोस हुए, चाउमीन हुए और बहुत सारे फास्ट फूड न जाने कितने। परंतु भारत की जो संस्कृति है उसकी कहीं ठेली लगी हुई हमें नहीं दिखती, उसकी कहीं हमें दुकान नहीं दिखती। जितने भी ट्रेडिशंस हैं वो सब हम बाहर के अपनाते हैं। कहीं अफगानिस्तान का खाना है, कहीं बांग्लादेश का खाना है, कहीं किसी चीज की कुछ चीज मशहूर है, यहाँ पे कभी किसी और देश की कोई चीज बिक रही है जैसे मोमोस वगैरह। ये सब चीजें क्या है? ये सब चीजें बाहर की तो हैं। और ये सब बाहर की चीजें कब आई? ये आई आफ्टर द ग्लोबलाइजेशन, जब हमने अपनी अर्थव्यवस्था को खोला और अपनी अर्थव्यवस्था को खोलने के माध्यम से अपने कनेक्शंस को दूसरी इकोनॉमी के साथ जोड़ा, तो उनकी कल्चर व ट्रांजेक्शंस को हमने अपने अंदर एड ऑन किया और अपने फैशंस व कल्चर को उनके अंदर एड ऑन करने की कोशिश की। परंतु हुआ क्या? पूरा उल्टा हुआ। हमारा ये असर सिर्फ और सिर्फ हमारे देश के खान पान पर ही नहीं पड़ा, हम सबके पहनावे उड़ावे पर भी पड़ा है। आज आप सब देखोगे कि जितने भी हम सब इंडियंस हैं, हम सब इंडियंस में ज्यादातर जो लोग हैं वो क्या पहनते हैं? जींसेस पहनते हैं, शर्ट्स पहनते हैं, टी शर्ट्स पहनते हैं और भी ट्राउजर्स वगैरह हैं, बहुत सब चीजें हैं, लड़कियां लड़के सब पहनते हैं लगभग। परंतु ये हमारी संस्कृति तो नहीं है। हमारी संस्कृति क्या है? हमारी संस्कृति तो कुर्ता पजामा है, हमारी संस्कृति तो सूट है ना, हमारी संस्कृति तो साड़ियां हैं। तो ये सब चीजें क्या है बेटा? मतलब हम इस ग्लोबलाइजेशन के माध्यम से अपनी संस्कृति को तो भूलते चले गए और उन लोगों की संस्कृति को अपना लिया। और यदि हम उन लोगों को देखें तो उन लोगों ने अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ा बल्कि हमारी संस्कृति को छोड़ दिया। और हमारे ऊपर क्या हुआ प्रभाव? हमने उनकी संस्कृति को अपना लिया। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसी ग्लोबलाइजेशन की वजह से हम सब लोग अपनी संस्कृति को भूलते हुए जा रहे हैं। हमसे जो आने वाली पीढ़ी होगी वो कैसे जान पाएगी कि हमारे देश के अंदर क्या पहनते थे, क्या ट्रेडिशन था, क्या खान पान था? ये कैसे पहचान पाएगी जब हम सब लोगों को वो विदेशी कपड़ों में देखेगी, विदेशी संस्कृति में देखेगी? तो ये वजह है। तो इससे क्या है कि इम्पैक्ट बहुत गलत पड़ा है हमारी इंडियन इकोनॉमी की एक तरीके से संस्कृति पर और फैशन पर, कल्चर पर। ठीक है, तो ये है बेटा कैपिटल ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट। सो होपफुली समझ में आया होगा। एक बार बताओ तो नोट्सों के माध्यम से देखो। ग्लोबलाइजेशन रेफर्स टू द कनेक्शन ऑफ द वर्ल्ड्स इकोनॉमी, सोसाइटी एंड कल्चर एक्सेट्रा। दे रिमूव बैरियर्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड कैपिटल मूवमेंट बट द सम पीपल आर फेवरेबल एंड सम आर अगेंस्ट टू दिस पॉलिसी। यानी कि यहां से क्या हुआ? आपकी जो इकोनॉमी के कनेक्शंस हैं वो सोसाइटी बेसिस पर, कल्चर बेसिस पर दूसरी इकोनॉमी से जा मिले और प्रभाव ये हुआ कि भाई पहला तो हमारे ट्रांजैक्शंस इंक्रीज हुई, हम व्यापार में आगे बढ़े, हमारी ब्रांचेस अब भारत में ना रहकर और भी जगहों पर स्टैब्लिश्ड हो गई। तो ये तो फायदा है। और नुकसान ये है कि हमने अपने कल्चर को ही भुला दिया। ठीक है, इसके बाद आपने देखा कि इकोनॉमिक रिफॉर्म हमारी यहां तक हो गई फिनिश। इकोनॉमिक रिफॉर्म यानी कि एलपीजी, इसके माध्यम से ना गवर्नमेंट और बिजनेस और प्राइवेट, इन तीन एलिमेंट पे बहुत तगड़ा इफेक्ट पड़ा था। अब वो इफेक्ट कैसे पड़ा, यानी क्या चेंज हुआ? तो पहला चेंज मैं बताता हूं आपको, इंपैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज ऑन बिजनेस एंड इंडस्ट्री। यानी कि बिजनेस एंड इंडस्ट्री पे इसका क्या इंपैक्ट पड़ा, तो मैं आपको बताऊं। देखो, ये है फेसिंग मोर कंपटीशन इन द मार्केट। पहले क्या था, वो अकेले मजे कर रहे थे, जो कुछ बनाना है वो बनाना है, कंज्यूमर खरीदेगा, उसके पास ऑप्शन ही नहीं है। मान लो आपके मोहल्ले में सिर्फ एक दुकान है, बाकी दूसरी दुकान जो 1-2 किलोमीटर दूर है, तो आप दूसरे 2 किलोमीटर दूर दुकान पे जाओगे? बिल्कुल भी नहीं जाओगे। आप अपने पास वाली दुकान से ही चीजों को खरीद लोगे। तो यहां से क्या हुआ? यहां से ये हुआ कि अब पहले तो कंपटीशन नहीं था, परंतु अब आपके मोहल्ले में ऐसी 6 दुकानें खुल गई, तो आप कि जहां मर्जी होगी आप वहां पे सामान खरीदोगे। और दुकानदार ये चाहेगा कि ये कंज्यूमर मुझसे सामान खरीदे, तो वो अपनी दुकान पर अच्छे से अच्छा माल रखेगा। तो यहां से क्या हुआ? फेसिंग मोर कंपटीशन, जिससे क्वालिटी एनहेंस हुई प्रोडक्ट की। ठीक है, फिर आता है मेंटेन कंज्यूमर बिहेवियर। पहले क्या होता था कि अपने मोटिव से काम किया जा रहा है, उसके मोटिव के अकॉर्डिंग कंज्यूमर को एडजस्ट करना पड़ता था, परंतु अब इंडस्ट्री कंज्यूमर के अकॉर्डिंग एडजस्ट होती है। अगर वो अपना फैशन चेंज कर रहे हैं, अपनी क्वालिटी चेंज कर रहे हैं, तो उस हिसाब से इंडस्ट्री व बिजनेस को चेंज होना पड़ता है, कंज्यूमर चेंज नहीं होता। तो हमारा फोकस किस पे आ गया? कंज्यूमर्स पे आ गया। यहां से फोकस ऑन चेंजिंग टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट, हमारा फोकस किस पे आ गया? टेक्नोलॉजी पे आ गया। यानी कि पहले जो हम अपने पुराने तौर तरीकों को अपना रहे थे, उनसे पीछे हटकर हमने साइंटिफिक स्टडी, साइंटिफिक मैनेजमेंट को जन्म दिया। हमने फ्योल प्रिंसिपल और एफडब्ल्यू टेलर के प्रिंसिपल्स को अपने इंडस्ट्री व बिजनेस के अंदर एस्टैब्लिश करना शुरू करा, जिससे हमने अपनी टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दिया और साथ ही साथ इस टेक्नोलॉजी के बढ़ावे के साथ अपने कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन को, नीड एंड वांट को भी कंप्लीटली किया। और साथ ही साथ ग्लोबलाइजेशन बेसिस पर भी हमने टक्कर ली। ये कब पॉसिबल हुआ? जब न्यू इकोनॉमी रिफॉर्म आई। ठीक है,
डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्सेज, हमने ये जाना कि किसी भी टेक्नोलॉजी को चलाने के लिए, किसी भी टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट के लिए या किसी भी नई चीज की इन्वेंशन के लिए आपका ह्यूमन रिसोर्स होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दुनिया की कितनी भी बड़ी मशीन हुई उसको बनाया तो इंसान ने, और बनाने के बाद भी इंसान ही उसको चला रहा है। तो ह्यूमन रिसोर्स एक ऐसा फैक्टर है जो कि सारे के सारे नॉन ह्यूमन फैक्टर पर भारी है। बिजनेस का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर अगर कोई है तो वो ह्यूमन फैक्टर है। नॉन ह्यूमन फैक्टर तो उसके अंडर में आते हैं बेटा, ह्यूमन नॉन ह्यूमन फैक्टर यानी मशीनरी वगैरह तो सब उसके अंडर में आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है ह्यूमन फैक्टर, और इसी ह्यूमन फैक्टर को ठीक करने के लिए आपके इतने बड़े बड़े साइंटिस्टों ने प्रिंसिपल बना दी, जिनमें से दो साइंटिस्ट के प्रिंसिपल तो हम पढ़कर आए हैं, एफ डब्ल्यू टेलर जी एंड हेनरी फ्योर। क्यों? क्योंकि अगर व्यक्ति नहीं होंगे तो काम नहीं होगा, है ना। अगर व्यक्ति नहीं होंगे तो काम नहीं होगा, काम नहीं होगा तो व्यक्ति कैसे रहेंगे, अपने जीवन याचन कैसे चलाएंगे। तो बेसिकली यहां से क्या है, ये दो कॉन्सेप्ट यानी वर्क एंड पीपल आपस में इंटरकनेक्टेड रहते हैं, ये आप ध्यान रखना। अब फोकस ऑन मार्केट अपॉर्चुनिटीज, ज्यादा से ज्यादा हमने मार्केट अपॉर्चुनिटी पे फोकस करना शुरू करा। जहां कहीं भी कोई अपॉर्चुनिटी दिखती थी, फ्लक्चुएशन दिखती थी, उस हिसाब से हमने लगातार उन पर काम किया, राइट। इसके बाद बेटा हमारे पास आता है कि भाई ये तो इंडस्ट्री का चेंज है, अब इसका चेंज कुछ मैनेजर की स्ट्रेटेजी से पड़ा। मैनेजर्स ने फोकस किया स्ट्रेटेजिक प्लानिंग पर, टेक्नोलॉजी पर और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और साथ ही साथ कस्टमर फोकस पर। तो ये चेंज हुआ मैनेजर्स कैटेगरी के अंदर, राइट। तो ये बेटा आपका कंप्लीट चैप्टर था। इस टॉपिक के साथ हमने इस कंप्लीट चैप्टर को फिनिश कर दिया है और होपफुली आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, आपको हर एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, कहीं भी कोई डाउट नहीं होगा, मैं ये मानता हूं। बट हाँ, कहीं भी अगर कोई डाउट रह गया होगी तो बेटा हर बच्चे की पढ़ने की एबिलिटी, कैपेसिटी, समझने की क्षमता बहुत अलग होती है। कहीं कोई छोटा सा डाउट रह गया हो, कोई कॉन्सेप्ट ना समझ में आया हो, किसी बारीकी तक आप ना पहुंच पाए हो, तो आप मुझे जरूर बताएं कमेंट सेक्शन के अंदर, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। मैं आपको ब्रीफ एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करूंगा, नोट्स प्रोवाइड करूंगा, जिसके माध्यम से आपके हर एक तरीके से डाउट्स क्लियर हो सके और आप अपनी पढ़ाई को बहुत इफेक्टिव तरीके से कर पाओ। क्योंकि एआई भी एजुकेशन का क्या मोटिव होता है, आप सब जानते हो कि आपको पढ़ाई ऐसे पढ़ाना है कि आपकी ये पढ़ाई सिर्फ आपकी क्लास तक ही आपका साथ ना दे, बल्कि आपकी रियल लाइफ में भी, आपके बिजनेस में भी आपका साथ दे, राइट। सो जल्दी ही मिलेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ। यहां तक किसी चैप्टर में किसी में कोई डाउट हो तो फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता दो, मैं वो क्लियर कर दूंगा। कोई चैप्टर नहीं पढ़ा तो प्लीज इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, सारे चैप्टर्स आप देख सकते हो। सिस्टमैटिकली कंटिन्यूअस एक्टिविटीज के साथ पार्ट टू पार्ट चीजों को अपलोड किया गया है, जिसमें इफेक्टिव एक्सप्लेनेशन के साथ हर एक कॉन्सेप्ट को समझाने की पूरी कोशिश की गई है। तो फटाफट से जाओ, अपना सिलेबस कंप्लीट करो, डाउट्स क्लियर करो और एक इफेक्टिव मैनेजमेंट के साथ अपनी पढ़ाई को एस्टैब्लिश करो। और कहीं कोई डाउट आए तो मुझे बताओ, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे पॉजिटिव, स्टे कंसिस्टेंट, फोकस ऑन योर गोल, नॉट फोकस ऑन योर प्रॉब्लम। थैंक यू।